न्यूमेरिकल्स वर्क डन जो हमने टाइप्स ऑफ वर्क डन डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। वर्क एनर्जी आपने वर्क ही करवाया ना? हाँ, मैंने वर्क ही करवाया, तो वर्क से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर, ओके। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, a boy pushes a book a book by applying a force of 5 Newton. Find the work done by the force in the displacing the book through 20 centimeter along the direction of push. ठीक है, एक बुक है, ये बुक है, ठीक है। एक बॉय है, उसने इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस 5 न्यूटन फोर्स की वजह से ये जो बुक है बुक कितना डिस्प्लेस हो गया? 20 सेंटीमीटर। कितना डिस्प्लेस हो गया? 20 सेंटीमीटर। सो एंड इट विल बी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। तो वर्क डन कितना हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स आपका है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो दैट इज 20 डिवाइड बाय 100, इट विल बी 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। सो वर्क डन कितना हो गया? 5 इंटू 0.2, 1 जूल। so work done is 1 joule. How much work is done by the force? 1 joule. सर एक डाउट था। Yes, सर ये है ना सर, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क एक साथ काम आ सकते सर? नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क एक साथ कैसे होंगे? नहीं हो सकते। हो सकते हैं, लेकिन फोर्स दो अलग अलग होंगे तो होंगे, एक ही फोर्स दोनों वर्क नहीं करेगा। हाँ, दो अलग अलग फोर्स हैं, हाँ दो डिफरेंट फोर्सेस हैं, तो नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। दो अलग फोर्स हैं, दो अलग वर्क डन होंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो वर्क डन हो सकते हैं। बट एक सिंगल फोर्स की वजह से दो वर्क नहीं होंगे। यस बेटा। सर अगर ये नेगेटिव होगा तो -1 जूल लिखेंगे ना? हाँ, -1 जूल। माइनस साइन सिर्फ, माइनस साइन क्या बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, दैट्स इट। बाकी वर्क डन आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो न्यूमेरिकल वर्क डन आपको पूछेंगे तो नेगेटिव साइन का जो रोल है वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। देखिए नेक्स्ट वही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉल ऑफ मास 1 kg थ्रोन अपवर्ड and it will be reaches a maximum height of 5 meter. Calculate the work done by the force of gravity during this vertical displacement. ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, फ्लोर, यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ठीक है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास आपको कितना दिया है? 1 kg, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ? ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, 5 मीटर, मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर। 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। तो पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे? देखिए, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और अभी मैंने डिस्कस किया था, अभी जो मैदान है मेरे से क्वेश्चन पूछा कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है m इंटू जी। हमेशा ध्यान रखिएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू आपको दे रखी है 1 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 9.8। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8।
तो ये फोर्स हो गया 9.8 न्यूटन। अब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। सो वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू एस। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू एस। तो माइनस 9.8 इंटू एस की वैल्यू है 5। तो वर्क डन कितना हो गया? माइनस 49 जूल। वर्क डन कितना हो गया? माइनस 49 जूल। 14। इज इट क्लियर? तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव क्यों है? Yes, sir. फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, नेगेटिव क्यों लिया? मैंने फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव नहीं लिया है, एफ इंटू एस का प्रोडक्ट नेगेटिव लिया है। देखिए फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है? अपोजिट है। तो इसमें जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो पॉजिटिव है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो नेगेटिव है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों अपोजिट हैं, कोई भी एक नेगेटिव आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक आप नेगेटिव ले सकते हैं। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, आप ये बोल रहे हैं कि मेरी ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले लिया और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव ले लिया। आपको देखिए कंसर्न क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट है, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस एफ इंटू एस, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो एक्सप्रेशन आ जाएगा प्लस एफ इंटू एस। इज इट क्लियर? यस सर। कंफर्म? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ स्टूडेंट इन लिफ्टिंग अ 0.5 kg बुक from the ground and keeping it on the shelf 1.5 meter high। एक बॉय है, उसने क्या किया? 0.5 kg की एक बुक है, ठीक है, उसको उठाया और कहाँ रख दिया? एक शेल्फ पे रख दिया, और वो शेल्फ जो है वो अर्थ सरफेस से 1.5 मीटर हाइट पर है। तो अब देखिए, अब यहाँ क्या हुआ? देखिए सिचुएशन कैसी है, पॉजिटिव वर्क डन होगा या नेगेटिव वर्क डन होगा? कौन बताएगा? तो एक बार पूरा बना दो फिर बता दो। क्वेश्चन क्या है कि एक बॉय है जो 0.5 kg का एक बुक है, उसको ग्राउंड से उठाता है और उसको Sir, negative. और ग्राउंड से Sir, उठा negative. एक सेकंड, ग्राउंड से उठा के 1.5 मीटर हाइट पर एक शेल्फ बनी हुई है, उस शेल्फ पे प्लेस कर देता है। तो वर्क डन बाय द स्टूडेंट कितना होगा? Negative. देखिए ये आपका ग्राउंड है, ये बुक, और ये 1.5 मीटर हाइट पर एक शेल्फ है, और बुक को यहां रख दिया है। अब जो बॉय है उस बुक को लिफ्ट करने के लिए फोर्स कैसे लगा रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में। ऐसे उठाया उसने, कैसे उठाया? जैसे ये बुक है, उसको ऐसे उठाया, तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? ऊपर की डायरेक्शन में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। यहां वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं निकालना है, यहां वर्क डन बाय स्टूडेंट। फोर्स कौन लगा रहा है? स्टूडेंट ये फोर्स लगा रहा है, तो वर्क डन बाय स्टूडेंट कितना होगा? या वर्क डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टूडेंट कितना होगा? वर्क डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टूडेंट, क्योंकि बुक को किसने लिफ्ट किया? स्टूडेंट ने लिफ्ट किया। तो वर्क डन बाय द स्टूडेंट कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या है? दैट इज एफ इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टूडेंट। एफ क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टूडेंट ऑन बुक। अब इस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? इस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? m इंटू जी। इस अपवर्ड फोर्स की डायरेक्शन वही है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि बुक को लिफ्ट करने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो
फोर्स ड्यू टू, ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो फोर्स क्या होगा, mg ही होगा, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg दोनों इक्वल और अपोजिट है। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू जी। तो वर्क डन कितना आया, m इंटू जी इंटू एस। अब मास ऑफ बुक कितनी है, 0.5 kg, तो 1/2 इंटू 9.8 इंटू एस की वैल्यू है 1.5। ठीक है, 9.8 इंटू 1/2 4.9, 4.9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, 4.9 एंड 1.5। ठीक है, सो इट विल बी 7.35 जूल। कितना हो जाएगा, 7.35 जूल। 5. इज इट क्लियर? Yes, sir. Anyone, is there any doubt to anyone in this part? No, sir. Sir, एक सेकंड रहो, मत कर देना सर। हाँ, राहुल, मेधा, कवेश, आप में से बेटा किसी को डाउट इस पार्ट में, कोई डाउट? No, sir. आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रीज नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं करेंगे। चलिए, तो ये मैंने वर्क डन के आपको डिफरेंट वैरायटीज डिस्कस करी। अब हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है डिस्कस करते हैं, एनर्जी। सो व्हाट इज एन एनर्जी? सो एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की जो कैपेसिटी होगी, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। सो एनर्जी इज सिमिलर एज अ वर्क, मतलब कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑब्जेक्ट जो वर्क करेगा वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो एनर्जी एंड द वर्क डन हैव अ सेम यूनिट एंड दे आर सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक ही तरीके की क्वांटिटी है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा एनर्जी का, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल। और ये किस तरीके की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। किस तरीके की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। नाउ मतलब उसके अंदर भी मैग्नीट्यूड ही गिवन होता है, डायरेक्शन नहीं होता है ना? हाँ, एनर्जी में और वर्क डन में मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड होगा उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड स्केलर। Doesn't require any direction for their representation, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, एज वी नो दैट देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म्स हैं आपने पढ़े हुए हैं पहले भी? वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज, जैसे सबसे पहला जो होता है वो है मैकेनिकल एनर्जी।
Then second, light energy. Third, heat energy, heat energy, chemical energy, electrical, electric energy, sound, ठीक है, sound energy. So there are various form of energies, and as we know that according to the law of conservation of energy, energy is neither be created nor be destroyed. It transform from one form to another form. एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है. एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है. क्या होता है? एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है. दैट वी नो एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इस सेक्शन के अंदर हमें मैकेनिकल एनर्जी और उसके टाइप्स को क्या करना है? डिस्कस करना है. तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई सिस्टम कोई मैकेनिकल वर्क करता है तो उस मैकेनिकल वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी. क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी. और मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो हमें यहां डिस्कस करना है मैकेनिकल एनर्जी को, और उसके अंदर हमें दो पार्ट डिस्कस करने हैं. kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी and mechanical. एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो वन बाय वन हम दोनों एनर्जीज के टाइप पढ़ेंगे. दोनों एनर्जी क्या होती हैं, इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, किन किन सिनेरियो में काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, किन किन सिनेरियो में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ये हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन इनको और डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी possessed by any object due to its motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो अब उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, गेन करेगा, अटेम्प्ट करेगा, वो एनर्जी क्या बोली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन is called kinetic energy. और energy possessed by any object due to its position or configuration is called its potential energy. अब देखिए दोनों को मैं डिफरेंशिएट करता हूं एग्जांपल के थ्रू. ठीक है, जैसे ये मेरे हाथ में एक डस्टर है. ठीक है, इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड साइज. ठीक है, ये इसका लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये सॉरी ये इसका ब्रेथ हो गया, ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई. ठीक है, या फिर हम इसको हाइट ले लें, ये ब्रेथ ले लें, ये लेंथ ले लें. डेफिनेट शेप एंड साइज है. तो इस सिस्टम का एक डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, तो इस डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी आई वो एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी. ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट व्हिच हैज अ डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन, डेफिनेट पोजीशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या बोली जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी. क्या बोली जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी. अब सपोज यही ऑब्जेक्ट को यदि मैं फोर्स के थ्रू मूव कराऊं, यदि मोशन परफॉर्म करे इस तरीके से क्या कर रहा है? मोशन परफॉर्म कर रहा है. सो उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या बोली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी. क्या बोली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी. इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir, मैं रिजॉइन हूँ मैं. नहीं बेटा. So energy possessed by any object due to its motion is called kinetic energy, and energy possessed by any system due to its configuration or due to its position, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, जैसे ट्रेन रन कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, तो इट पॉसेस द काइनेटिक एनर्जी। कोई आप क्या कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इट पॉसेस द काइनेटिक एनर्जी। बर्ड फ्लाई कर रहा है तो इट इज इन मोशन, सो इट पॉसेस द काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपने क्या किया, एक एरो रिलीज किया है, ठीक है, तो एज इट परफॉर्म द मोशन इट पॉसेस द काइनेटिक एनर्जी। अब अरे बस मैं सुन चुका हूँ। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब आपका सिस्टम एक डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन कंटेन करेगा। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट का बताया, जैसे आपके नियर बाय जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, आपका बेड है, एलमीरा है, दैट हैज अ डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन, इट ऑक्यूपाई डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास, तो इट पॉसेस द पोटेंशियल एनर्जी। जिस भी सिस्टम का डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन है, डेफिनेट पोजीशन है, तो वो क्या कंटेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने क्या किया, एक एरो रिलीज किया बो से, बो को मैंने स्ट्रेच किया, मैंने जैसे इसको स्ट्रेच किया तो उसको स्ट्रेचिंग जो पोजीशन है, तो इट विल कंटेन पोटेंशियल एनर्जी। क्या कंटेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है। यस सर। जब भी कोई सिस्टम, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, इट पॉसेस द काइनेटिक एनर्जी, और जब भी कोई सिस्टम एक डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन या डेफिनेट पोजीशन में होगा, सो इट पॉसेस द काइनेटिक एनर्जी। सर तो पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, move सॉरी, करे जरूरी नहीं है। क्या कह रहे हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी में मोशन से उसकी एनर्जी आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में ऑब्जेक्ट स्टैटिक होगा। यदि मोशन कर रहा होगा तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी बोली जाएगी ना। यदि मोशन कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बोली जाएगी। जैसे देखिए कोई भी सिस्टम है, जैसे ये बुक है, इट हैज अ डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन, डेफिनेट शेप साइज, तो इट पॉसेस द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, इट पॉसेस द सुटेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो क्या होगा, इट पॉसेस द पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी डेफिनेट शेप साइज का ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और इसने ये पर्टिकुलर हाइट एक्वायर कर ली यहाँ पर, अब ये यहाँ इस पर्टिकुलर हाइट पर है और सरफेस से h हाइट पर है, तो देन इट पॉसेस द पोटेंशियल एनर्जी। यदि मोशन में होगा तो काइनेटिक एनर्जी कंटेन करेगा, इट हैज अ डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन और डेफिनेट पोजीशन, देन इट पॉसेस द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, अब आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू या फोर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया या फोर्स के थ्रू स्प्रिंग को एलोंगेट कर दिया, तो कंप्रेशन और एलोंगेशन के अंदर उसकी लेंथ या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। एलोंगेशन कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, कंप्रेशन कर रहे हैं तो उसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो उसका पोजीशन क्या हो रहा है, पोजीशन उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या बोली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर, समझ में आया बेटा? यस सर। उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसके शेप साइज की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो बोली जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी मोशन की वजह से जब भी वो मूव करेगा तो जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे, और वो दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज अ लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करना है, बाकी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके सर। इज इट क्लियर? यस सर। सिलेबस वाली मींस के वो कट हो चुकी है या आगे के स्टैंडर्ड्स में आएगी? क्या कह रहे हैं? हाँ, आगे के स्टैंडर्ड में आएंगे, अभी कट नहीं हुआ, अभी के स्टैंडर्ड में है ही नहीं, आगे के स्टैंडर्ड्स में आएंगे। ओके सर, ओके सर। इज इट क्लियर? Yes, sir. So that is all about the today's session. Okay? Anyone? कल का वीडियो क्या कह रहे हैं बेटा?
इस सेशन के पहले वाला सेशन का सर वो वाला वीडियो यूट्यूब पे। हाँ, मैं आज ये और वो दोनों अपलोड कर दूंगा कन्फर्मली 100%। ओके, थैंक यू।